अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर एक हंगामा खेज समाअत हुई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी एक बेंच था और मुकदमा एक मरतबा फिर पानामा लीक्स का था। और अब की बार जो पानामा लीक्स केस है उसमें तकरीबन जो 436 लोग जिनके नाम आए थे पानामा पेपर्स के अंदर, उनके खिलाफ जो जमात इस्लामी की 2017 से दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो आज एक मरतबा फिर समाअत के लिए मुकर्रर हुई और काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं बिलखसूस बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से। और ग्रिल भी किया है उन्होंने आज जो जमात इस्लामी है उनके वकला को, और उनसे वजह पूछी है कि क्यों कर आप 7 साल तक खामोश रहे और ये मामला आपने टेकअप नहीं किया। अचानक से असल मामला क्या है, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल रशीद साहब, उनसे पूछते हैं। सोहेल साहब, आपने सारी समाअत ही कवर की है, ये बताइएगा आज आपको मूड अव्वल तो क्या लगा है, और इस पानामा लीक्स का जो एक हंगामा ये नाज़रीन को भी मालूम है काफ़ी अरसे से चल रहा है, अब जब आकर दोबारा से ये केस आया है और बेंच ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बेंच पहले ही इसके तहफ़्फ़ुज़ात है पानामा पेपर्स के ऊपर, अब आप आज की समाअत को कैसे देख रहे हैं? देखें, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। आपने पूछा कि मूड कैसा था, तो मूड ऐसा था कि अगर ये दरख्वास्त पहले से मेंटेनेबल ना हुई होती 5-6 साल पहले, तो आज ये दरख्वास्त शायद खारिज हो जाती, क्योंकि जिस तरह की ऑब्जर्वेशन और जिस तरह की रिमार्क से पूरी समाअत के दौरान उससे यही लगता था। लेकिन फिर कोर्ट में एक ऑर्डर पड़ा गया कि 2016 के नवंबर में ये गालिबन इस केस को 5 रुकनी बेंच ने मेंटेनेबल कर दिया था। उसके बाद इस पर बाकायदा समाअत का आगाज हो गया था और 24 तारीखों तक जमात इस्लामी की यह दरख्वास्त 436 पाकिस्तानी तमाम जिनके नाम आए थे पनामा में, उनकी तहकीकात की सुनी गई थी। मामला वहां से बिगड़ा कि जमात इस्लामी ने उस वक्त ये अपनी दरख्वास्त डीलिंग करने की दरख्वास्त की, मुतफर्रिक दरख्वास्त दी, और इसको शरीफ फैमिली वाले केस से अलग कर दिया गया। तो इस पे आज बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का और बड़े सख्त सवालात का सामना करना पड़ा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब को, खुद मैं कहूँगा, क्योंकि वो खुद अदालत में मौजूद थे और उनके वकील अगर से रोस्टम पर थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने शुरू में ही पूछा कि उस वक्त एक फैमिली के खिलाफ ये केस चल रहा था, तो आप उस वक्त आपने ये क्यों दरख्वास्त की कि इसको आप अलग कर दें। मुझे तो उनका कहना था कि मुझे तो ये मामला कुछ और लगता है, लेकिन मैं वो कहना नहीं चाहता। उस वक्त अगर कोर्ट अलग कर देती आपके केस को तो हम उस मामले को उस तरह से देखते, लेकिन यहाँ आप खुद दरख्वास्त लेके आए थे कि फिलहाल इन बाकी 435 को रहने दें और आप शरीफ फैमिली का एहतसाब कर रहे हैं। तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त वो बेंच आपको बहुत रिलीफ भी दे रहा था। ये 2-3 बार उन्होंने रिपीट किया कि आपको तो बड़ा रिलीफ मिल रहा था जी, और उस वक्त तो 184(3) को बड़ा कहा जा रहा था कि बड़ी कोई अच्छी चीज़ है, तो आपको रिलीफ भी मिल रहा था, तो आपने उस वक्त से डीलिंग क्यों करवाया? क्या उस वक्त ये मफाद अमा का मामला नहीं था कि सबका एहतसाब होता? फिर उन्होंने दूसरा सवाल ये किया कि नैब मौजूद है, FBR मौजूद है, FIA मौजूद है, स्टेट बैंक मौजूद है, जो ये जायदादों के मामला देख सकते हैं। आप 6.5-7 साल उनके पास क्यों नहीं गए? उसके बाद मुतलका फोरम तो वो है, यहाँ से भी ऑर्डर होगा तो मामला वहीं पे चलेगा, इन्वेस्टिगेट उन्होंने करना है। एक बात तो है ना, जो पनामा लीक्स केस जो शरीफ खानदान से मुतालिक था, जिसका हवाला जज साहब दे रहे हैं, उसमें भी इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने ही मामला रेफर किया था नैब को, और यहाँ पर ये भी तो इसी तरह का रिलीफ चाह रहे हैं। देखें, ये वैसे ही रिलीफ चाह रहे हैं, लेकिन वो मामला तब रेफर हो गया था, लेकिन आज इस 2 रुकनी बेंच ने उस क्वेश्चन को दोबारा फ्रेम किया है कि इन तमाम इदारों के होते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट खुद 184(3) में ऐसा को हुक्म दे सकती है या कोई इंक्वायरी कमीशन कायम कर सकती है, जबकि मुतलका अदारे मौजूद हैं। और अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि जब कानून मौजूद है, एक इदारे मौजूद है, तो उनको कानून के मुताबिक ही चलने दें, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को आप क्यों लेके आते हैं, ये भी उनसे पूछा गया। और 184(3) पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि इस पे आज मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, तो जो आजकल एक डिवीजन चल रही है इसके ऊपर सारी पार्लियामेंट में भी बहस है, उसका भी उन्होंने हवाला दिया। तो लग यही रहा था कि ये दरखास्त खारिज हो जाएगी, लेकिन उसके बाद एक ऑर्डर शीट पड़ी गई कि जी ये तो मेंटेनेबल हुआ है। तो उस वजह से आप काबिल समाअत हो चुकी है दरख्वास्त जो जमात इस्लामी की है। जब 2017 में ज़ेरे समाअत आई थी, उस वक्त 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसने दूसरा फैसला पनामा का सुनाया था, उसी ने इस समाअत को भी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया था। बहरहाल उसके बाद जमात इस्लामी ने खुद इस दरख्वास्त को वापस लिया था, या इसको डीलिंक करने का कहा कि इसको फिलहाल रहने दें, आप शरीफ फैमिली वाली सुन लें, तो वो थोड़ा सा मामला जो है वो एक्सीडेंट हो जाएगा और वो चला जाएगा। वो ये यहाँ तक मामला था और इस पर काफी बरहमी का इजहार किया है कोर्ट ने। इस दौरान सिराजुल हक साहब जो है वो बात चल रही थी कि जी इदारे मौजूद है तो हम क्यों करें, तो सिराजुल हक साहब अपनी कुर्सी से उठे और जाके इन्होंने अपने वकील के कान में कुछ सरगोशी की। तो फिर उनके वकील ने अदालत से ये कहा जी कि हमारे पिटिशनर मौजूद है और उनकी ये ख्वाहिश है कि
सुप्रीम कोर्ट ही इस पे कोई ऑर्डर करे, तो आप ऐसा करें कि हमारी दरखास्त को आप कंप्लेंट में कन्वर्ट करके किसी इदारे को भिजवा दें। बिल्कुल ठीक है। इस पर जस्टिस समीउद्दीन साहब ने कहा कि जी हम किसी सो मोटो जुरिस्डिक्शन में नहीं जाएंगे, हम वो पावर अभी तक जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद जो आज की आर्डर जो डिक्टेट कराया है कोर्ट रूम में ही, उसमें सारी समाअत में जो क्वेश्चन उठाए हैं कोर्ट ने कि क्यों इनकी दरखास्त पे डीलिंग किया गया उस वक्त मामला 184(3) में, अब इसको हम कैसे सुने जबकि मुतलका इदारे मौजूद हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं और इस पे असिस्टेंस मांगी है मजीद कोर्ट ने। और तीसरा ये कि मुतलका इदारों के पास 6-7 साल तक आप खुद कोई दरखास्त लेके क्यों नहीं गए। मसलन आप नैब में चले जाते, कहते जी कि आपने शरीफ फैमिली का एहतसाब किया है तो ये 435 और भी हैं तो इनको भी आप इन्वेस्टिगेट करें। कोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल ये उठाया कि 435-36 लोग हैं, आप चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ उनको सुने बगैर एक कार्रवाई का आगाज कर दें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से, उनको हमने नोटिस भी नहीं किया। तो इसमें तो कारोबारी लोग होंगे बहुत ज़्यादा, तो कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप चाहते हैं कि कारोबारी तबका भाग जाए इस मुल्क से, क्या आप इस तरफ मामले को ले जाना चाहते हैं। साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने एक और अहम रिमार्क्स दिए कि ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है। अच्छा, देखना सिर्फ ये है कि उसको कैसे बनाया गया, तो वो मामला अदारों ने इन्वेस्टिगेट करना है। तो मामला इमरान खान साहब की भी जो न्याजी एंड कंपनी एक ऑफशोर थी उसके बारे में अदालत ने उस वक्त ऑब्जर्वेशन दी थी। अच्छा, ये एक चीज मुझे बताइएगा, इन पर्टिकुलर क्या शरीफ खानदान के हवाले से जो फैसला आया था उसको भी तनकीद का निशाना बनाया है? आप तनकीद नहीं कह सकते, लेकिन कोर्ट ने कुछ मिक्स लफ्जों में अपना बताया जरूर है कि उस वक्त आप तो सिर्फ एक फैमिली को टारगेट कर रहे थे इसकी बुनियाद पर, और ऑफशोर कंपनी भी बनाना कोई जुर्म नहीं था, उसके मामला ही देखने थे और इदारे मौजूद थे। तो 184(3) में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे ये मामला टेकअप कर सकती थी। तो ये सारे सवालात उन्होंने उठाए ज़रूर हैं, तो ये मामला उस तरफ थोड़ा सा गया ज़रूर है। तो आगे चल के पता चलेगा, क्या पता। मुझे लगता है कि शायद कि इसी दरखास्त में से कोई मजीद बड़ा बेंच ना बन जाए, 5 रुकनी से भी बड़ा, और सारा कहे जी कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत अहम है इस केस की, और ये मेंटेनेबल पहले हुआ है। अब इन दरखास्तों ने डिसाइड होना है, बिल्कुल, या ये खारिज होंगी कि जी पनामा की तहकीकात हो ही नहीं सकती, एक बाहर का मसला था और यहाँ पे हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट से हो ही नहीं सकता। अब 5 रुकनी बेंच अब करवा चुका हुआ है, 2 रुकनी बेंच कैसे कहेगा कि नहीं हो सकता। तो इस दरखास्त को डिसाइड करना है जाएगा, चीफ जस्टिस को इवेंचुअली करना पड़ेगा, और इस पे बड़ा बेंच बन सकता है और कोई ऐसा नया फैसला आ सकता है जो कि लगता नहीं है कि चीफ जस्टिस अब जाते जाते इतना बड़ा कोई नहीं। तो तारीख भी तो 1 महीने की पड़ी है, 1 महीने की और पड़ जाएगी, चीफ जस्टिस ने भी आ जाएंगे, देखते हैं। लेकिन उसके बाद फिर शायद चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाए, जिस तरह की आज की ऑब्जर्वेशंस आई हैं इस बेंच की। 2 रुकनी बेंच था और दोनों जजेस जो है वो बड़े, आप कह सकते हैं कि उनकी सिग्निफिकेंस बड़ी इस मौके के ऊपर ज्यादा है। एक है जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि जिनका शुमार उन जजेस में होता है, उन 7 जजेस में होता है जो कि आप कह सकते हैं अपेरेंटली जस्टिस काजी फायज ईसा के कैंप में शामिल हैं। और दूसरे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ये वो फाजिल जज साहब हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ मिलकर एक फैसला दिया था जिसमें चीफ जस्टिस को 184(3) का जो मामला है और उसमें जो मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं उनकी समाअत से रोक दिया था। और आज फिर उन्होंने 184(3) के तहत कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं। देखना ये होगा कुछ क्या सराहियां हो रही थी हुकूमती कानून साजी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट आया, ये 2 ऐसे कवानीन आए जिसके बाद ये तासुर आम हुआ कि नवाज शरीफ साहब को वापसी का रास्ता जो है वो हमवार करने की उनकी कोशिश की जा रही है। और जो मौजूदा सीनियर प्यूनी जज हैं वो भी कई दफा जो पनामा का फैसला है उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। और आज एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, सॉरी शरीफ फैमिली की बात चल रही थी तो एक जहन में आया कि पिछले 1-1.5 साल से उनकी एक मशक है, जो भी नया कानून आता है इस पर क्रिटिसाइज होता है कि अपना केस माफ कराने ले आए हैं, उस कानून को साइड पे रख के तो शरीफ फैमिली फिर थोड़ा सा दूर खड़ी हो गई ना, तो रिलीफ लेती रही है, कभी भी डायरेक्ट उसका यूज नहीं किया। जैसे नैब तरमीमी एक्ट बन चुका था, बिल्कुल, लेकिन हाई कोर्ट में उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा तो पुराने केस कानून के मुताबिक आप हमें बरी करें ना, और कोर्ट ने भी ये रिमार्क्स 2-3 बार दे दिए कि नहीं जी पुराने कानून के मुताबिक कैसे है ना, उनको बड़ा देखते हैं, वो ऑप्टिक्स को बड़ा देखते हैं। अब यहाँ भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया, नजरसानी कानून भी आ गया, तो हो सकता है कि वो रिलीफ वो नजरसानी कानून के तहत ना मांगे, हो सकता है वो इसी 2 रुकनी बेंच को कन्वर्ट किया जाए 7-8 रुकनी बेंच में और वो जाके उनको उसमें रिलीफ दे देंगे, वो केस ही गलत है। आज की जो समाअत है और आज की जो हेयरिंग है
और जो ऑब्जर्वेशन आई हैं बिलखसूस जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से और शरीफ खानदान का जिस तरह तस्करा किया गया है और ये तासुर देने की शायद कोशिश की गई है कि बड़ा जुल्म हो गया था शरीफ खानदान के साथ, अब देखते हैं मामला आगे किस नगर जाता है। बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि शरीफ खानदान के ऊपर जो एक काले बादलों का साया था वो अब झटसा गया है और अब उनके हवाले से फिर एक सूरज की जो किरणें हैं उनके गालों पर जो है वो पड़ना शुरू हो गई हैं और उनको अब रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगा कुछ अरसे के बाद। और जो अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस वजह से है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस वक्त सीनियरिटी में तीसरे जज हैं, जैसे काजी फायज ईसा के बाद सीनियर जज वही हैं और ये उस कमेटी का भी हिस्सा है, 3 रुकनी कमेटी का, जो हुकूमत ने एक कानून साजी के जरिए तश्कील दी है जो अब 184 के मामलात को देखेगी। तो चीजें हैं अब बड़ी तेजी से बदल रही हैं, देखते हैं अब आगे हालात किस तरफ जाते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।